सर एक मिनट नहीं बच्चों, आप जानते हैं मेरा नाम अब्दुल रशीद और मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक जो बच्चों है हम डिस्कस करेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज क्या क्या हम कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो बच्चे, प्रीवियसली आपके पास एक नॉलेज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नंबर्स वी यूज देयर। एक तो आपको पता है कि जो कॉन्स्टेंट्स है और वेरिएबल्स है, तो मिलाकर जो है आपने कई बार किया होगा छोटी क्लासों में कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, तो इसलिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा रिव्यू आपको याद करने के लिए भी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कई सारे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कितने नंबर है इसमें, कितने टर्म्स है इसमें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे आपके पास 2x है, दिस इज सिंगल टर्म। सिंगल टर्म मीन्स आपने पढ़ा होगा कि दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। और अगर जो चार ऑपरेशंस आपके पास हैं, एक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है और डिवीजन है, ये सब यहां पे काम करती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। अगर हमने ये हमारे पास एक टर्म है, कभी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है हमारे पास। तो मिलाने का जो तरीका है कि हमारे पास जैसे 2x को और एक टर्म आप जोड़ना चाहते हैं, वो जुड़ेंगे आइदर यू हैव टू पुट हियर ए पॉजिटिव साइन और ए नेगेटिव साइन। फॉर एग्जांपल 2x plus 3, नाउ दीज आर टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो अगर 3 टर्म्स आपके पास है तो ट्राइनोमियल वगैरह ये सब पढ़े हैं आपने। और यहां पे जो है हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर मिले हमारे पास। एक 2 है हमारे पास, और एक नंबर है 3 है हमारे पास, और एक अलग सा नंबर हमारे पास है, दैट इज x। तो ये आपने देखा है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसकी नॉलेज है आपके पास। दीज ऑल आर कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट्स। और जो आप x जो यहां पे यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ये वेरिएबल है क्योंकि इसके जो वैल्यू है वो हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होते हैं। कभी x आपके पास 1 आएगा, कभी x आपके पास -4/3 आएगा, ये कुछ भी वैल्यू आ सकता है, डिपेंडेंस अपॉन द कंडीशन ऑफ ए क्वेश्चन। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ये जस्ट आपके लिए एक इंट्रोडक्शन थी, हम फैक्टराइजेशन पे आ जाते हैं। तो फैक्टर्स क्या है कि जैसे भी आज तक जो आपने किया, कहीं एलसीएम किया, कहीं एचसीएफ किया, कहीं कॉमन देखा, ये सब इसी की कहानी है। हम देखेंगे आप फैक्टर्स होता क्या एक्चुअली। आज तक जो है कि आपने जैसे नंबर्स के फैक्टर्स बनाए कि भाई 30 से मेरे पास 30 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है। तो हमने देखना है ये कहां और किस किस नंबर के मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किस किस से 30 बनता है। सिंपली दैट इज 130s आर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, आप जानते हैं। और हमारे पास 2 15s आर आता है, और हमारे पास 3 10s आर, और 4 से तो आपका बनेगा नहीं। 34 के टेबल में हमारे पास 30 नहीं पड़ता है, लेकिन 5 के टेबल में पड़ेगा 5 into 6, 5 6 आर 30। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 तो आया आपके पास। तो हमारे पास जो फैक्टर बने वो बने 1 2 3 5 6 10, ये 15 एंड 30। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन है। एक्चुअली ये दो जो है ना, या ये दो हम जो पेयर्स है आपके पास है, ये सब फैक्टर्स है। हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 130s आर, और 30 का अलग कर लो, फिर 1 into 30 है 2 15s आर। अब 15 का अलग आप ले सकते हैं फैक्टर, 1 into 2 15, तो 3 5s आर 15। तो ये सब जो है ना प्रोडक्ट फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। तो हमारे पास यही एक न्यूमेरल्स जो है आपके पास कांस्टेंट नंबर जो है, इसी का फैक्टर नहीं होता है। फैक्टर हम वेरिएबल्स जब आएंगे तभी तो हमने कहा कि भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो वहां पे वेरिएबल भी अपना काम करता है। तो वेरिएबल और इन कांस्टेंट को मिलाकर जो हमारे पास एक्सप्रेशंस बनती है, हम कुछ करेंगे उनके हम फैक्टर्स आज बता दे रहे। तो चलिए हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, और वहां पे हम कोशिश करेंगे भाई फैक्टर कैसे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 15xyz, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक 15 है, 15 को तो हम ऑर्डर फैक्टर बना सकते हैं 3 5 15, फिर मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y
मल्टीप्लाई z। जो बीच में आपका बिल्कुल कोई दिखता नहीं, कोई साइन नहीं है, तो ये साइन यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लाई की है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म इसका है। तो इसी को हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये फैक्टर फॉर्म है इसका। तो फैक्टर किया हमने, जब भी हम दो चीजों, तीन चीजें या नंबर है जो भी हमारे पास है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट ये बन जाता है। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये हमने समझाया भाई कहां 15 के अलग फैक्टर कर सकते हैं, और हमारे पास x था, y और z जो वेरिएबल है वैसे के वैसे रखे। मे बी इनसे डिफिकल्ट थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 15x² y z³। इसको भी हम थोड़ा सा अलग करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं और फैक्टर फॉर्म में बनाते हैं। 15 का तो हमें पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, 15 है 3 5 are 15। और x² का मतलब क्या है? x² का मतलब है जब हम दो बार x को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? x² बनता है। ये तो आपने पहले भी इसकी वो आपने बताया, ये सॉरी पहली वाली क्लास में भी पढ़ा है कि जब बेसिस सेम हो तो इसके पावर्स ऐड होते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंपल से हम बार बार ऐड नहीं करते हैं, अब आप बड़ी क्लास में आए हैं इसलिए हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, हमें पता है अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है। तो x² को मैं ऐसे लिखूंगा, x मल्टीप्लाइड बाय x, y is single, keep it here, z³ is mean is z multiplied by how many times? 3 times, z into z into z। तो ये जो है this is the factor form of this polynomial, or you can say this algebraic expression, that is 15x² y² z²। अब हमारे पास है और भी हमारे पास हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 20x³ y²। हमारे पास और भी हो सकता है एक और एक मोनोमियल ले लेते हैं। ये मोनोमियल है क्योंकि ये सिंगल टर्म का है, जैसे ऊपर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई, बाइनोमियल ट्राइनोमियल वो सब पढ़े हैं आपने, लेकिन फिर भी रिव्यू के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो हमारे पास और एक पॉलिनोमियल है, दैट इज 20x³ y²। अगर इसके फैक्टर बनाए तो कैसे बनाए हम? 20 का तो आपको पता है, 20 का अगर हम लिखें 20 तो 2 10s are 20, और 10 का फिर से हम फर्दर स्प्लिट अप करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज 2 आपके पास है, और 10 कौन से टेबल में? 2 5s are 10 आ जाता है। तो ये ऐसा फैक्टर है कि जो फिर हम और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे और छोटा नहीं बन सकता। 10 के पास हमारे पास पॉसिबल था, 10 is 2 5s are 10, इसलिए 10 को ब्रेकअप हुआ, लेकिन अब फर्दर नहीं हुआ ब्रेकअप, इसलिए ये इसके फैक्टर्स हैं। तो 20 के फैक्टर में यहां लिखता हूं, दैट इज 2 multiplied by 2 multiplied by 5। नाउ कम्स हियर variable having a power 3, that is x³। x³ means how many times we have to multiply the x? 3 times, very good। This is x multiplied by x multiplied by x। Now here is one more variable is here, like that is y²। y² means how many times we have to multiply the y? 2 times, very nice, that is y into y। तो ये हमारे पास है कि मोनोमियल्स, अभी एक एक टर्म हमने ली। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो टर्में हो सकती है, और अब क्या करना है कि अब हमने जीसीडी करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको कॉमन फैक्टर पे आना है कि कॉमन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। आपने 7th में 6th में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि जहां पे आप वो कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन मीन्स जो दोनों में पड़ेगा, अगर 3 टर्म्स है 3 में पढ़ना चाहिए कॉमन, सेम मीन्स। जैसे हम एक हाथ यहां पे फिर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक 10 है और मेरे पास एक 15 है, दोनों के फैक्टर निकालते हो, हम देखते हैं कॉमन क्या होता है एक्चुअली। 10 सिंपली दैट इज 2 5s are 10, तो ये दो फैक्टर इसके आए 10 के। नाउ 15 इज दैट इज 3 5s are 15। क्या आपको लगता है अब ये कॉमन फैक्टर, ये इसके फैक्टर है 15 के, और 10 के फैक्टर ये है 2 and 5। तो दो चीजें हमारे पास है, क्या हमें पता चलेगा कॉमन क्या होता है? कॉमन फैक्टर, कॉमन मीन्स which is lying in both these factor formulas. Here is 2, we can't see here a 2, means this is not a common। तो हमारे पास और एक फैक्टर आया, क्या आया? that is 5, yes। और 5 क्या, इधर 10 में भी 5 है एक फैक्टर, और 15 का भी फैक्टर एक 5 है, तो दोनों में जो पाया जाता है दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉमन। कॉमन बच्चे आपको पता है कि कोई भी चीज घर में जैसे होती है तो पूरी फैमिली की वो कॉमन रहती है। जैसे हमारे पास एक रेडियो है, हर एक सुन सकता है, वो दूसरे के लिए वो कॉमन नहीं बन पाएगा कि अगर आपका पड़ोसी है या आपका और कोई गेस्ट आता है उसके लिए कॉमन नहीं। कॉमन मीन जो आप सब में पाया जाता है, सब यूज करते हैं। और इसी तरह नंबर्स में भी हम देखते हैं कॉमन। यहाँ पे देखा हमने दो नंबर है 2 and 5, सेकंड केस 15 में 3 और 5,
क्या हम 3 को भी कॉमन बता सकते हैं? आप 3 कॉमन है? नेवर, क्योंकि 3 यहां पर मिलता है, लेकिन पहले वाला 10 का जो फैक्टर मैंने किया वहां पे 3 नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है। तो ओनली थिंग हियर यू फाइंड हियर कॉमन, दैट इज ओनली 5. सो 5 इज द जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस 10 एंड 15. इसी तरह अब हमारे पास जो है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स के। तो डेफिनेटली जब हम ऐसी बात करेंगे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो वहां डेफिनेटली 2 चीजों का रोल रहता है। एक हमारे पास कॉन्स्टेंट्स रहता है और हमारे पास वेरिएबल भी रहते हैं। जैसे हमने ये वाला प्रोसेस किया, अब है हमारे पास हम 2 अलग अलग मोनोमियल 2 ले लेते हैं, दोनों पॉलिनोमियल में देखते हैं हम या मोनोमियल में देखते हैं, हम क्या करेंगे, हम उनके अलग अलग से फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालकर हम देखेंगे उसमें क्या कॉमन है। कॉमन दोनों चीजों में देखिए आप, हमारे पास कॉमन एक नंबर भी आ सकता है ना, कांस्टेंट नंबर, जैसे 5 आया हमारे पास कांस्टेंट, और हमारे पास कभी कभार जो है अगर हमारे पास कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक वेरिएबल भी कॉमन बन सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं उसके लिए। तो कॉमन जो है हमने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि हमने फैक्टर फॉर्म में किसी भी नंबर को पहले डालना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको 15 का जैसे 3 into 5, इसी तरह 20 का आप फैक्टर निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको 10 और 15 की एग्जांपल दी कि हम इनमें से कोई भी कॉमन ले सकते हैं जो हमें कॉमन लगता है, जो दोनों में लाइक करता है। 5 था, 2 नहीं है, 3 नहीं है। इसी तरह हमारे पास और अभी वेरिएबल के साथ जरा काम करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 20 एक्स स्क्वायर, एक मोनोमियल है, दूसरा मेरे पास है मान लीजिए 15 एक्स स्क्वायर वाई जेड, या मान लीजिए मेरे पास खाली एक्स है। तो दो मोनोमियल है, इन मोनोमियल के बारे में अभी आपने देखा जो कांस्टेंट नंबर है 10 और 15 का किया, वैसे यहां पर भी है कुछ, ये 20 इसके पास है और ये 15 है। और पहले ही शायद आपने पढ़ा होगा बेटा ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, whatever is multiplied to this x square that is called it is coefficient। डिग्री अलग चीज है, आप कंफ्यूज नहीं होना, डिग्री अलग चीज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स ये डिग्री है, इसकी पावर है। तो अगर आपके पास है 20 एक्स स्क्वायर, ये अलग चीज है और 20 मेरा अलग है। 20 हैज बीन मल्टीप्लाइड टू दिस एक्स, और यहाँ पे जो है ना पावर है, पावर मीन्स यू हैव मल्टीप्लाइड एक्स बाय 2 टाइम्स। तब 20 और एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास, इसके अलग फैक्टर बनाएंगे हम, पहले इस नंबर का बनाएंगे जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, और फिर हम एक्स स्क्वायर का थोड़ा ब्रेकअप करते हैं, एक्स स्क्वायर को सिंपलेस्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में बनाते हैं। फिर हमारे पास और है कि इसका भी करेंगे। और वैसे भी जैसे मैंने यहां पे देखा कि भाई क्या कोई कॉमन आया, तो अगर यहां भी ऐसा कुछ कॉमन आता है भाई, और जो ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं इसमें भी कॉमन आ सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इनका जो वेरिएबल्स है इनमें कॉमन नहीं आता, नहीं कॉमन आता है, वही हम देखेंगे कैसे आता है। पहले 20 का हम देखने की तरह, 20 का अगर रफ वर्क हम करेंगे, 20 के सिंपल सा है 2 2 4 5 20, क्योंकि इसके आगे इसको ब्रेकअप हम नहीं कर सकते। जैसे आपने पता किया ना 2 10s are एक्चुअली 20 है, और 20 के फैक्टर ट्री जो है ना आपके पास पहली क्लासों में आपने देखा है, इसको हम फर्दर ब्रेकअप कर सकते हैं, दैट इज अगेन 2 5s are। सो जो 20 क्या है, यहां 3 फैक्टर हमारे पास है, 2 into 2 into 5, और भी फैक्टर है, 1 है, हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर है। इसका 20 जो है खुद 20 से आता है, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन हम ऐसे बनाते हैं कि जो फर्दर बाद में ब्रेकअप ना हो। तो 20 के बारे में मुझे मिला 2 multiplied by 2 multiplied by 5, this is 20। Now one more term is lying here, that is x square। तो x square को भी हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में, that is x into x। ये बना हमारे पास इस मोनोमियल के फैक्टर्स। अगली जो हमारे पास और एक मोनोमियल है, that is 15xyz। तो 15 क्या आपके पास फैक्टर है, मुझे लग रहा है अभी 15 क्या हो गया बेटा पहले ही, that is 3 multiplied by 5। So we will write here 3 multiplied 5, that is 15। x is simply and y is here, z is here। अब मेरे पास और एक क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज होते होंगे कि भाई एक स्क्वायर है, पावर सर ने बोला कि पावर 2 है, डिग्री इसकी 2 है, तो मुझे पता है इस x का डिग्री क्या है, 1, वेरी गुड, और y का भी डिग्री 1, z का डिग्री 1। तो 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमें ये फॉर ग्रांटेड है कि भाई x जब खाली रहेगा तो इसका पावर हमेशा 1 होता है।
अगर 1 से कभी भी कोई भी ज्यादा हो तो उसको लिखना ही पड़ता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स रेज पावर 3, एक्स रेज पावर व्हाटएवर भी। तो चलिए यहां देखते हैं हम क्या क्या चीज अब इन दो के बीच में कॉमन है। यहां इसके पास सबसे पहले से चेक करते हैं 2 है, क्या इसके पास कोई 2 है? नहीं, इसके पास कोई 2 नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं, इसको क्रॉस करते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए। और एक 2 हमारे पास है, जब पहला वाला 2 सेटिस्फाई नहीं हुआ कंडीशन में, कॉमन के लिए जो आपके पास है क्राइटेरिया उसमें नहीं पड़ा, अब दूसरा वाला 2 जो है ये भी बेकार है, इसलिए इसका कोई कॉमन के साथ कोई लेना देना नहीं। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, हियर इज 2 बट यहां पे कोई 2 हमें दिखाई नहीं पड़ता है, सो क्रॉस इट, दिस इज नॉट ए कॉमन टर्म। नाउ वन मोर दैट इज कांस्टेंट इज 5 हियर। क्या आपको ये वाले मोनोमियल में जब आपने फैक्टर बनाए, क्या यहां कोई 5 लगता है आपको? यस, हाँ 5 यहां पे है और 5 यहां पे भी है। तो कॉमन जो आप कर रहे हैं अभी कॉमन वो है आपके पास है एक 5 आ जाए, तो 5 जो है वो क्या है? कांस्टेंट नंबर। हमारा मकसद है हम देखेंगे क्या वेरिएबल्स में भी कांस्टेंट आ जाते हैं फिर क्वेश्चंस में। जरा देखिए यहां पे पहला एक एक्स है, क्या यहां एक्स है? हाँ सर यहां भी एक्स है, एक एक्स यहां पर भी है, तो एक्स को भी कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों में पाया दैट इज कॉल्ड कॉमन। हमारे पास और एक एक्स है, क्या यहां पे और कोई एक्स बचा हुआ है? ऑब्वियसली नॉट, वो नहीं है, इसका मतलब ये भी कॉमन नहीं है। अब कुछ और बचा इसके पास 3 भी बचा, लेकिन 3 यहां नहीं था, इसलिए मैंने इसको कॉमन वाले कॉलम में या कॉमन वाले यहां आंसर में नहीं लिखा, क्योंकि ये एक जगह पे लाइक करता है अगली जगह पे नहीं। यहां 3 है, यहां नहीं, y यहां पे था और y यहां पे नहीं, z यहां पे है तो यहां पे नहीं, इसलिए ये कॉमन में नहीं आने वाले। सो कॉमन जो दोनों में मिला वो हमें मिला कौन सा? 5 एंड x। अब आपने देखा 5 जो है वो दैट्स ए कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर भी कभी नंबर भी कॉमन आ सकता है। और साथ में आपने देखा और एक चीज लगी हुई है दैट्स x, और x y z a b c जो भी है इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है यहां पे हमें पता चला कि भी वेरिएबल भी कॉमन हो सकते हैं, और वेरिएबल आते हैं कॉमन में, डेफिनेटली आते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास अब कॉमन और थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं हम। मेरे पास और एक क्वेश्चन है 3a स्क्वायर b स्क्वायर और c, और क्या हमारे पास है लेट दिस 9a क्यूब b क्यूब c 4। तो मैंने दो मोनोमियल दिए हैं, अलग टर्म है अलग टर्म है। यहां पे हमारे पास 3a raised power 2 और यू कैन से a स्क्वायर b raised power 2। अब बताइए c में क्या? c कौन सा पावर है? 1। वेरी ग्रेट, दिस इज 1, लेकिन लिखा नहीं जाता है। दूसरे वाले मोनोमियल में हमारे पास 9 है, हमारे पास a क्यूब है, a क्यूब मीन्स a मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। यस, दिस इज b क्यूब, अगेन सेम स्टोरी की b हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय how many times? 3 times. And C4 means how many times C has been multiplied? That is by 4 times. C multiplied by C multiplied by C multiplied by C 4 times. तो इसको थोड़ा ऐसे फॉर्म में लाएंगे कि हमें पता चलेगा भाई कॉमन क्या चीज है। क्या 3 का और हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं, जैसे हमने 20 का बताया, जैसे 2 2 4 5 20। 3 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसको रहने दो बेटा, ये 3 खाली है। अब ए स्क्वायर है, व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर मींस ए मल्टीप्लाइड बाय। तब पता चलेगा ना हमें कॉमन कैसे हो जाता है, कि जो वेरिएबल्स आते हैं, कांस्टेंट्स आते हैं, उसमें कैसे हम निकालते हैं। बी स्क्वायर मींस बी हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। नाउ कॉमन सी, सी इज ओनली वंस। फॉर सेकंड दिस मोनोमियल हियर इज 9, तो 9 को हम क्या प्रोडक्ट फॉर्म में कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 1 9 आर, लेकिन 9 वही रहा। 9 को हम चाहते हैं कि इसको फैक्टर फॉर्म में हम लाएं। दिस इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ 9। नाउ कम्स a cube. What is a cube? That is a multiplied by how many times? 3 times. Then b cube, b has been multiplied by 3 times. And c, how many times c has been multiplied? Having a power 4 means 4 times. That is c multiplied by c multiplied by c multiplied by c. अब ये इसके फैक्टर हैं, अलग से मोनोमियल हमारे पास थी जो ये है, और ये मेरे पास अलग मोनोमियल एक है, इसके फैक्टर्स। और हम कर रहे हैं कि भाई कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन क्या चीज है इनमें। तो देखा जाए पहले हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर भी है दैट इज 3। क्या 3 दूसरे वाले में मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, एक एक करके चेक करते हैं। सो दीज आर कॉमन। मैं लिखता हूं कॉमन हमारे पास क्या क्या चीज आ जाती है। सबसे पहले क्या आया? 3।
नाउ हियर इज ए, क्या इस वाले में भी एक कहीं दिखता है? हाँ सर, 3 बार दिखता है, वेरी नाइस। ए हमारे पास एक करते हैं, यहां पे एक ए है और ये भी 1 है, कॉमन है, दोनों में ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय और एक ए मेरे पास है, क्या यहां पर है? हाँ सर, यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसलिए इनको भी सर्कल करके हम कॉमन ले लेते हैं। नाउ द स्टोरी ऑफ बी स्टार्ट्स हियर। बी यहां पे क्या अगली वाली पॉलिनोमियल में आपके पास बी है? यस, बी इज दियर, सो इन सर्कल बोथ दीज आर कॉमन, मल्टीपल बाय और एक मेरे पास भी है, ये वाला सेकेंड टाइम आया, क्या यहां पर भी है? हाँ, 2 बार है, इसको भी हम इंसर्कल करते हैं और कॉमन ले लेते हैं। यहां और भी और एक भी था, क्या ये कॉमन जाएगा? वहां हमने इस वाली पॉलिनोमियल में चेक करना है, बिल्कुल हमारे पास कोई भी और बचा नहीं है, इसलिए ये वाला भी जो है हमारे पास कॉमन बिल्कुल नहीं आएगा। तो और एक सी बचा है हमारे पास, क्या सी इसके पास है? हाँ, बहुत सारे तो है, लेकिन हम बहुत सारों से कोई मतलब नहीं है, एक सी यहां पे देखते हैं और एक सी यहां पे देखते हैं, इंसर्कल करते हैं, तो सी भी कॉमन आया। यहां कुछ और बचा नहीं, इसके पास और भी बचे हैं, फॉर एग्जांपल सी 3 बार भी हमारे पास है, मतलब सी क्यूब है हमारे पास, और एक ए बचा है, बी बचा है, क्या इनको भी लिखें कॉमन टेबल में? नो, क्योंकि यहां पे हमें नहीं मिल रहा है कॉमन। तो आप देखिए आपने कि 3 यहां भी, 3 यहां भी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए कॉमन। यहां ए वाले का जो था हमारे पास 2 ए, पहले एक ए देखा वो भी था, दूसरा वाला देखा वो भी, हालांकि उसके पास एक बचा भी है, लेकिन उसको हम यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दैट इज नॉट ए कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। तो मल्टीप्लाई इसको करते हैं ऐसे, बड़ा वाला लंबे वाली लाइन तो मैथमेटिक्स में होती नहीं है, होती क्या मतलब इस चीज को हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस सिंपल 3। और मुझे बताइए बच्चे ए कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 टाइम्स, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने अभी बताया था, जैसे ए अगर 2 बार है तो दैट इज ए स्क्वायर, अगर ए को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? ए क्यूब बनेगा। लेकिन यहां पर जो है ए को 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, अगर ये दो चीजें अलग अलग है, आप कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। ये देखो, अगर ए को आप 2 बार ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 1a + 1a दैट इज 2a। और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ना ये क्या होता है, दिस इज ए स्क्वायर, तो डिग्री ऊपर आ जाती है, इसके लिए आपके पास वो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है कि बेसिस सेम पावर्स आर एडेड। लेकिन दूसरा जो चीज है, यहां तो सिंपल ऐड कर रहे हैं ना हम, अगर ए को हम 5 बार ऐड करते हैं दैट इज 5, क्योंकि 5 बार हमने ऐड किया a + a + a + a + a, तो हमने 5 बार ऐड किया, इसलिए यहां पे जो ए को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार, तो ए का पावर क्या आ जाएगा? हाँ, स्क्वायर, वेरी गुड। और बी कितने बार है? 2 बार है, इसलिए इसको बी स्क्वायर। और सी जो है अकेला है तो सी रहेगा। इनके बीच में आप ये मल्टीपल वाली साइन मैंने नहीं रखी है, तो ये आपको पता ही होता है कि जैसे आप लिखेंगे 15a, इसका मतलब है आप 15 और a के बीच में जो है वो है मल्टीप्लाई, जो हम यहां शो नहीं करते। बट जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता है 3 हैज बीन मल्टीप्लाई टू a स्क्वायर, हैज बीन मल्टीप्लाई टू b स्क्वायर, हैज बीन मल्टीप्लाई टू c। सो दिस इज द कॉमन फैक्टर्स। कोई क्वेश्चन करते हैं आपके एक्सरसाइज का, कॉमन फैक्टर कैसे हम निकालते हैं? तो ये हमारे पास जो है मोनोमियल के लिए, अब मे भी आपके पास जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, क्या उनके लिए भी ऐसा ही मेथड है? बिल्कुल सेम मेथड। एक्चुअली 2 टाइप्स के मेथड हमारे पास होते हैं जो हम फैक्टराइजेशन के लिए, एक हमारे पास ये जो कॉमन फैक्टर आप निकाल रहे हैं, अभी हम बाइनोमियल पे भी काम करेंगे, तो दूसरा जो है रिग्रुपिंग हम करते हैं। फिलहाल हमारे पास एक मेथड है अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉमन फैक्टर। तो कॉमन आपने देखा कि सिंगल जो हमारे पास टर्म थे यानी कि मोनोमियल से अलग अलग करके हमने मोनोमियल को लिखा, और फिर आपने देखा दोनों में हमने फैक्टर फॉर्म करके हमें पता चला क्या कॉमन है और क्या चीज कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जरूरी कॉमन कुछ हो भी नहीं सकता है, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 आपके पास कॉमन रहता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 5x और मेरे पास है और एक 3y, क्या दोनों में कोई चीज कॉमन है? बिल्कुल नहीं। 5 को हम फर्दर नहीं कर सकते हैं और फैक्टर नहीं बना सकते हैं इसके, इसलिए यहाँ पे 5 है और मल्टीप्लाइड बाय 1x। अगली आपके पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। चेक करते हैं वेदर आइदर ऑफ द टर्म और कॉमन और नॉट। यहाँ पे इस वाले में फैक्टर में हमें 5x के फैक्टर में 5 मिलता है, क्या 5 यहाँ पे? नो, इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है भाई। और एक चीज हमारे पास बची है x, इसके लिए भी चेक करते हैं। यहाँ पे मोनोमियल में x बचे हुआ है फैक्टर में, क्या इसमें भी कोई x है? दिस इज नॉट x, दिस इज मल्टीप्लाई साइड। ये छोटा सा मैं करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए।
तो ये है 3 और यहां पे 5 था तो कॉमन नहीं मिला। यहां पे और एक x पड़ा हुआ, क्या यहां पे कोई x है? बिल्कुल ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए ना x कॉमन ना 5 कॉमन, तो ये वाले तो पहले रिजेक्ट कर दिए इसलिए क्योंकि वो मिले नहीं 3। अगर यहां से भी आप चेक कर सकते हो तो उल्टा कि यहां पे 3 है, क्या इसमें 3 मिला था? नो। y है, क्या मिला था? नो। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसमें कुछ कॉमन हमारे पास नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता तो फिर भी कम से कम एक कॉमन होता है, दैट इज 1, बिकॉज 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपने पढ़ा होगा कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जहां कुछ नहीं मिलता है वहां तो 1 होता ही होता है। ये हर एक के साथ ही होता है जब ये फैक्टर निकालते हैं। अब यहां पे जो फैक्टर हम निकाल रहे हैं उसमें ये 1 का काम या खुद नंबर का काम फिलहाल नहीं कर रहे हैं कई क्वेश्चन में, लेकिन जहां पे फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर है वहां मजबूरी होती है कि उसका फैक्टर वही हो जाता है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आया। क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं बाइनोमियल के, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके पास है, मे बी 2 टर्म में मिली हुई है आपके पास। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, दैट इज सिंपली 3x स्क्वायर y क्यूब और प्लस लिखा है, ये लिखा है 15x। ये हमारे पास एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल मीन 2 टर्म्स हैज बीन एडेड बाय दिस एडिशन साइन, 2 को मिलाया गया। यहां और भी साइन हो सकती है, माइनस भी लगा सकते हैं, वो सब्ट्रैक्शन का साइन है। यहां आई हैव जस्ट पुट हियर दिस पॉजिटिव साइन एंड मीन इज एडिशन। हमारे पास कह रहा है कि दोनों में देखो कॉमन क्या है। पहले हमने जो टर्म ली वो अलग अलग हमने दी। अब जो हमारे पास है ये 2 टर्म है मिली हुई है एक दूसरे के साथ बाय दिस साइन, बाय एडिशन साइन। तो काम वही है, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए वही काम करना है जो आपने अलग अलग किया, अब जोड़ के करना है। अब हमारे पास है जैसे 3x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका आपके पास 3, ये फर्दर तो हमारे पास नहीं ब्रेक डाउन हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय x 2 टाइम्स बिकॉज इट हैज ए पावर 2। How many times we have to multiply this? 3 times or 2 times? 2 times because x has got a degree 2 or power 2. Now one more term, that is y square. Y having a power 2. How many times I have to multiply? 2 times. Very great. Y into y. इसका तो हो गया हमारे पास। और फिर प्लस है 15 हमारे पास है। 15 को पहले बहुत सारे टाइम पे आपने मल्टीप्लाई इसका फॉर्म बनाया, दैट इज 3 5 or 15। और हमारे पास क्या है? एक्स को हम फर्दर नहीं कर सकते हैं ब्रेकअप। ये मेरे पास है 2 चीजें कनेक्टेड बाय दिस साइन, एडिशन साइन। अब दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन निकल सकता है और अंदर क्या बचेगा, क्या फैक्टर आ जाएंगे। हियर इट इज 3, हियर 3, राइट डाउन हियर 3। क्लियर? 3 है ना, दोनों में 3 है, तो 3 को कर दिया कॉमन है। एक एक्स मेरे पास है, क्या यहां पे एक्स है? हाँ भाई सर यहां भी एक्स है, और एक्स को भी निकाल दिया हमने बाहर। और एक एक्स है कि यहां पे है? नो। और एक वाई है, क्या है? कॉमन जाएगा? नेवर। और एक वाई है, जब पहला वाला वाई नहीं गया तो दूसरा भी डेफिनेटली वाई कॉमन नहीं जा सकता है। बाकी क्या अंदर क्या बचा है वो हम देखेंगे। 3 गया, एक्स गया, एक एक्स बचा, मल्टीप्लाइड बाय ये वाई बचा, मल्टीप्लाइड बाय और एक वाई बचा। फिर आपके पास क्या है? प्लस है। यहां पर क्या चीज है? 3 भी कॉमन गया और एक्स भी कॉमन गया, पीछे क्या बचा? 5। इसको और हमारे पास और एक सिंपलीफिकेशन और एक स्टेप ले लेते हैं। इसका एक्स तो खाली है, लेकिन y इंटू वाई, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 5। ये इसके 2 फैक्टर बने, ये जो 2 हमारे पास बाइनोमियल थे। तो इन फैक्टर्स का मतलब यह है कि अगर हम फिर 3 से मल्टीप्लाई इसको करें तो फिर ये आएगा। आप देख लीजिए, जैसे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ इसके पास कोएफिशिएंट मैंने समझाया जो मल्टीप्लाई, जैसे इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 3 है, और यहाँ y स्क्वायर और x जो भी है इसका कोएफिशिएंट क्या है? हाँ कुछ 2 3 4 तो है नहीं, इसलिए इसका कोएफिशिएंट डेफिनेटली 1 होगा। तो ये देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें पहले 3 को 1 से, 3 1 जार 3, x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? x है, नाउ मल्टीप्लाई 2 टाइम्स x इंटू x, दैट्स ऑलवेज x स्क्वायर। तो यहां पे x स्क्वायर लिखेंगे। फिर आपके पास क्या है? y स्क्वायर। y को और किसी के साथ मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, और एक y मिल जाता तो मैं डेफिनेटली इसको y स्क्वायर इंटू y, दैट इज y क्यूब बन जाता। ये आपके पास बना। और फिर प्लस जो है, आपने ये वाले टर्म से जो बाहर थी इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। एक ये और ये अलग अलग 2 है, हिस्सा तो बराबर मिलना चाहिए ना, इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर को भी, इसका मल्टीप्लाई हुआ, और एक 5 आपके पास पड़ा हुआ है। नाउ 3 मल्टीप्लाई, पहले
नंबर को नंबर के साथ, मेरा मतलब है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और खास ध्यान रहे कि हमारे पास साइन जो होते हैं उनको पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। साइन इसका क्या है, लिखा तो कुछ नहीं है, पॉजिटिव साइन, वेरी गुड। और यहां पे जो प्लस 3x जो है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, +5 के साथ। तो प्लस प्लस तो प्लस ही हो जाता है ना। अगर माइनस होता है बीच में तो हम आपको समझाते कि बेटा कोई प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, वो सब जानते हैं आप, माइनस माइनस प्लस प्लस वगैरह सब है। बहरहाल यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो साइन है, बड़ा एक प्लस है और एक प्लस है, प्लस प्लस इज प्लस। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3x विद 5 एग्जैक्टली, दैट इज 3 5 आर 15x। आपके पास क्वेश्चन था 3x² y² और प्लस 15x। हमने फैक्टर निकाल के फिर मल्टीप्लाई करके फिर क्वेश्चन बनाया। ये इसकी वेरिफिकेशन होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hello students, this is Bashir Ahmed Khochri, and this time with a small video about the chapter Nationalism in India. This chapter is important for class 10th में chapter number 2 history में ये chapter है, and यही chapter में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, those topics are also mentioned in the history book of class 8th. और इस चैप्टर में हमें सबसे पहली बात जो पढ़नी है दैट इज राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट, ध्यान देना, राउलेट एक्ट में हम कौन कौन सा पॉइंट यहां याद रखेंगे, ध्यान देना। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सेडिशियस एक्ट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की जो सजेस्ट करे हाउ टू कंट्रोल द एक्ट्स ऑफ सेडिशन इन इंडिया, और उस कमेटी को लीड कर रहा था सिडनी राउलेट, एक जस्टिस। और कॉन्सिक्वेंटली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमेटी राउलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। तो पहली बात हमें याद रखनी, राउलेट एक्ट पास्ड इन 1919 एंड व्हाट वाज इट। दूसरा, क्यों? टू कंट्रोल द एक्ट्स ऑफ सेडिशन। थर्ड, एक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन, यानी शक की बुनियाद पे किसी भी इंडियन को ब्रिटिश आर्मी गिरफ्तार कर सकती थी, and through secret trial he could be punished. That is, act क्या था? पहली बात, passed in 1919. Second, to control the acts of sedition. And what was act? Any Indian could be arrested on the grounds of suspicion, and through secret trial he could be punished. This act came to be known as, Indians ने इस act का नाम दिया ब्लैक एक्ट, अंधा कानून, ब्लैक एक्ट। और अगेंस्ट द राउलेट एक्ट पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट्स हुए। स्वामी श्रद्धानंद led a procession against the Rowlatt Act in Delhi. Swami Shraddhanand led a procession in Delhi against the Rowlatt Act. और उस प्रोसेशन पे क्या हुआ? दैट वॉज फायर्ड, उस पे फायरिंग हुई एंड 5 पीपल गॉट किल्ड, इसमें 5 लोगों की मौत हुई। उसके बाद गांधी जी बिकेम ए नॉन कोऑपरेटर फ्रॉम कोऑपरेटर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने जर्मन की, ये ब्रिटिश की तो हेल्प की थी, लेकिन अब गांधी जी बिकेम, देखो पहले था स्वामी श्रद्धानंद, अब गांधी जी became a non-cooperator from cooperator. प्रोसेशंस निकली अगेंस्ट राउलेट एक्ट। पंजाब में भी प्रोसेशन निकली अगेंस्ट राउलेट एक्ट,
लाहौर में भी डॉक्टर सत्यपाल एंड स्वामी श्रद्धानंद, they requested Gandhiji to proceed to Delhi. अब गांधी दिल्ली आते Gandhiji was arrested at Palwal. इसको पालवल में ही अरेस्ट किया गया and he was sent to jail in Mumbai. मुंबई में गांधी जी को जेल हुई जब उसने कोशिश की थी दिल्ली जाने की, against on the invitation, on this request of Swami Shraddhanand and Dr. Satyapal. और पंजाब में भी, in Punjab, two leaders, Dr. Satyapal and Saifuddin Kishlo, were arrested. तो राउलेट एक्ट को शॉर्ट में फिर से बोलेंगे. राउलेट एक्ट पास इन 1919 हुई पहली बात. सेकेंड, it was passed to control the acts of sedition. Third, any Indian could be arrested on the grounds of suspicion and through secret trial he could be punished. Fourth, इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोसेशन निकली थ्रू इंडिया. दिल्ली में प्रोसेशन लीड की थी स्वामी श्रद्धानंद ने, जिस पे गोली चली और 5 लोग मारे गए. स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल ने इनवाइट किया गांधी जी को कि वो दिल्ली आए. गांधी जी को लेकिन पालवल में ही अरेस्ट किया गया एंड सेंट टू अ जेल इन द बॉम्बे. और उसके बाद पंजाब लाहौर में इंटेंसिफाई हुई प्रोसेशंस अगेंस्ट द रावलेट एक्ट. और उसके बाद आगे हम नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट वाज द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट, व्हाट वाज दैट? ध्यान देना, गांधी जी जेल में जो इंडिया के लोग थे वो खुश नहीं थे कि गांधी जी को जेल थी हुई. अमृतसर जो पंजाब में है, अमृतसर के लोगों के 2 लीडर्स, डॉक्टर सत्यपाल एंड दूसरा था सैफुद्दीन किचलो, they were arrested. इनको अरेस्ट किया गया. When the people of Amritsar went to the office of district magistrate of अमृतसर, अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जब लोग गए to protest against the arrest of their popular leaders Dr. Satyapal and Saifuddin Kishlo, यानी उनकी डिमांड थी उनको छोड़ दिया जाए. लेकिन हुआ क्या? फिर से फायर हुआ, फिर से फायरिंग हुई. they were fired और इस फायरिंग में भी 2 लोगों की मौत हुई. 2 people were killed. 2 लोग यहां भी मारे गए. जब प्रोसेशन गई, पीसफुली गई अपने लीडर्स को छुड़ाने के लिए, लेकिन वहां से फायरिंग हुई और 2 लोगों को मारा गया. तो ये एंग्री मॉब, उन्होंने क्या किया? दे सराउंडेड, उन्होंने एक गवर्नमेंट बैंक को घेरे में लिया, उसको जला डाला और उसके मैनेजर, इंग्लिश मैनेजर वाज बर्न्ड, उसको मारा गया. और 10 अप्रैल की बात करते हैं. 10 अप्रैल को फिर क्या हुआ? 10 अप्रैल 1919 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमृतसर वाज वेस्टेड टू द आर्मी. एडमिनिस्ट्रेशन अमृतसर की आर्मी को मिली और यहां आर्मी के अंडर सब कुछ हुआ. और उसके बाद जो 13 अप्रैल 1919 ऑन द डे ऑफ बैसाखी, आर्मी ने ऐलान किया कि no 4 इंडियंस were allowed to gather at any public place. लेकिन इंडियंस ने क्या किया? अमृतसर के लोगों ने क्या किया? बैसाखी का मेला कहां करेंगे? जलियांवाला बाग चलेंगे. यानी लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए ऑन 13 अप्रैल 1919 को, ऑन द डे ऑफ बैसाखी. ध्यान देना,
13th April 1919, on the day of Baisakhi, people gathered at Jallianwala Bagh to protest or to demand the release of their leaders Dr. Satyapal and Saifuddin Kislo. Meanwhile, General Dwyer पहुंच गए. He declared the procession illegal and without any warning. उसने क्या किया? He subjected the people to a volley of machine gun bullets, or as per official estimate, official records, 379 Indians की Jallianwala Bagh में इस दिन मौत हुई. This incident in the annals of history is called Jallianwala Bagh massacre or Jallianwala Bagh tragedy or Jallianwala Bagh incident. और इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है, दैट इज खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट, ध्यान देना. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 9th में पढ़ा है, 1914 से 1918 तक. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था? ब्रिटिश हैड प्रोमिस्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इनफैक्ट प्रॉमिस किया था कि जब जंग खत्म होगी, द खलीफा ऑफ टर्की, जिसको दुनिया भर के मुस्लिम्स अपना लीडर मानते थे, he would not be humiliated. That means during First World War, British Prime Minister had promised that the Caliph of Turkey would not be humiliated because he was considered the religious head by the Muslims of whole world. लेकिन हुआ क्या? This promise was not kept. ये promise, इस promise का अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने कोई वैल्यू नहीं रखा. जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई, हुआ क्या? टर्की वॉज डिसमेंबर्ड. टर्की वॉज डिसमेंबर्ड. टर्की का एक हिस्सा फ्रांस को मिला, टर्की का एक हिस्सा यूएसए को मिला, टर्की का एक हिस्सा ब्रिटिश को मिला. तो ऐसे में होगा क्या? इंडिया में दो मुस्लिम ब्रदर्स, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली. टू मुस्लिम्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको हम कॉमनली कहते हैं अली ब्रदर्स. उन्होंने क्या किया? ध्यान देना. अली ब्रदर्स ने क्या किया? दे ऑर्गेनाइज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इंडिया के मुस्लिम्स को इन ए खिलाफत कमेटी. उन्होंने एक खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज की एंड दिस खिलाफत कमेटी लॉन्च्ड खिलाफत मूवमेंट. They launched Khilafat movement. So who launched Khilafat movement? Ali brothers. When was Khilafat movement launched? 1919. Who were Ali brothers? Muhammad Ali and Shaukat Ali. Why was it launched? Because Caliph of the Turkey, the kingdom, the empire of the Caliph of Turkey was dismembered. Caliph of टर्की वॉज ह्यूमिलेटेड. और ऐसे में हुआ क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खिलाफत क्वेश्चन को सपोर्ट किया, सपोर्टेड द खिलाफत क्वेश्चन होल हार्टेडली. और ऐसे में क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट की एक सिग्निफिकेंस ये है, इट ब्रॉट हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर एंड दे गॉट यूनाइटेड. And they got united. और आहिस्ता हुआ क्या? आहिस्ता हुआ क्या? This खिलाफत movement got merged into a new movement. एक और आंदोलन में ये मर्ज हुआ, जिस आंदोलन का नाम हम देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए चंद बातें हमें याद रखनी है. ध्यान दो.
Gandhiji in 1920s wanted to launch a non-cooperation movement. इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ कैलकाटा में और गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया रेजोल्यूशन फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. एम मालविया और सीआर दास अपोज दिस, लेकिन गांधी जी और उसके साथ दो अली ब्रदर्स यानी गांधी जी, मोहम्मद अली, शौकत अली और मोतीलाल नेहरू, विद this support the resolution was passed. और उसके बाद जो नागपुर में सेशन हुआ, एनुअल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में, द रेजोल्यूशन वाज रीअफर्म्ड. अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की. पहली बात लॉन्च्ड इन 1920. 1920 में ही फॉर्मली लॉन्च हुआ. Resolution passed हुई in special session of Congress that was held in September at Calcutta. Reaffirmed हुई in Nagpur session, annual session of Congress 1920. और इसके प्रोग्राम्स में क्या था? प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ध्यान देना, प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं. पहला, ध्यान दो, government darbars, functions, felicitation ceremonies to be boycotted. Teachers and students to boycott the learning institutions. Lawyers to boycott the courts. हो गया. उसके बाद those members of India who wanted to contest the elections, they should withdraw their names, they should withdraw their nominations, or boycott of the foreign goods. A no tax campaign and encouragement to cottage industry. ये प्रोग्राम जो ही लॉन्च हुआ, people from all walks of life joined the movement. पहली बार ऐसा लगा एक मैस मूवमेंट इंडिया में लॉन्च हुआ. हर तबके के लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो एलीट क्लास हो, कोई भी हो, दे ज्वाइनेड इट. फॉरेन क्लॉथ वाज बर्न्ड, शॉप्स सेलिंग लिक्वर वर पिकेटेड, चरखा बिकम द सिंबल ऑफ द मूवमेंट. और जो असम में इंडेंचर लेबर्स, जो अकॉर्डिंग टू लैंड इमिग्रेशन एक्ट हु कुड नॉट एस्केप द टी गार्डन्स, उन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात सुनी, दे टुक इट एज इफ गांधी राज इज कमिंग. उन्होंने डिफाई किया लैंड इमिग्रेशन एक्ट और भाग के आने की कोशिश की, ऑल्दो कि वो घर नहीं पहुंच पाए, उनको बीच में ही पकड़ा जाता था. और उसके बाद जो अहमदाबाद में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये डिसाइड हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया जाए और एग्रेवेट किया जाए और इंटेंसिफाई किया जाए. और गांधी जी ने लिखा वाइसरॉय को कि जल्दी ही ये मूवमेंट टर्न होगा इंटू नो टैक्स कैंपेन. देखो, एक साइड से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत पॉपुलैरिटी उसने हासिल की, लोग जोक दर जोक आने लगी इस मूवमेंट में, आंदोलन हो रहे, इसका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा था. लेकिन हुआ क्या? मच अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गांधी जी. गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस एंड विशेस के अगेंस्ट एक इंसिडेंट हुआ जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, चौरी चौरा इंसिडेंट. चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? ध्यान देना, चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में एक गांव है. यहां एक प्रोसेशन निकली थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, प्रोसेशन निकली थी, पुलिस ने इंटरफेयर किया, लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, थाना वाज सेट अब्लेज, थाने को आग लगा दी गई. एक इंस्पेक्टर
और 21 पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी कंसिडर्ड दिस इंसिडेंट एज अ सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दैट मीन्स दिस चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी इंडिया के लोगों ने, 21 पुलिसमैन और एक इंस्पेक्टर थाने में मारे गए। दिस वॉज नॉट द इन द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो था ही कि प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड, प्रोग्राम्स पे काम करना है विथ नॉन वायलेंस। तो ऐसे में ऑन द विशेस ऑफ गांधी जी ने ट्रस्ट किया कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किया जाए। तो कॉन्सिक्वेंटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फरवरी 5 को ये हुआ 1922 को, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केम टू एन एंड। अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, विच इंसिडेंट मार्क्ड एन एंड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दैट वाज ए चौरी चौरा इंसिडेंट। लेकिन यहां एक और बात याद रहे, चौरी चौरा इंसिडेंट वाज नॉट द ओनली पॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर विड्रॉवल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कुछ और वजूहात भी थे, जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट तो था ही कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हुआ, और दूसरा इंसिडेंट क्या था, दूसरी वजह क्या थी। चौरी चौरा इंसिडेंट तो एक इमीडिएट काज बना, इसके पीछे और भी काज थे। बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स खुद मानते थे, इस बात पे यकीन रखते थे कि इसकी जरूरत नहीं है। हुआ एक, बहुत सारे ये चाहते थे कि हम इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन में जीतें, एंड देन वी विल रेक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन। That means there were many reasons. ये just a immediate reason बना for the withdrawal of non-cooperation movement। और हुआ क्या, गांधी जी was arrested for a period of 6 years। 1922 में गांधी जी को 6 साल की जेल हुई, लेकिन 1.5 year के बाद, 1.5 साल के बाद ही उसको जेल से छोड़ दिया गया because of his illness, that is on health grounds he was released after 1.5 year। और अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, लोग एक्साइटेड थे, लेकिन अचानक से इस आंदोलन में वो थे, वो बंद हुआ। ऐसे में उन्हें चाहिए कोई और आंदोलन, कोई और मूवमेंट, कोई और लीडर। और हुआ क्या, आया C.R. दास। C.R. दास गॉट रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, जेल से वापस आए, और इसने, C.R. दास ने इंडिया में फाउंड की एक पार्टी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। सो स्वराज पार्टी, ध्यान देना, स्वराज पार्टी। C.R. दास को जेल से छोड़ दिया गया, ही वॉज जेल्ड। जेल से जो ही बाहर आए इसने इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज या प्रयागगंज कहते हैं, वहां स्वराज पार्टी की बुनियाद डाली। किसने? C.R. दास ने। He was supported by मोतीलाल नेहरू also। एंड स्वराज पार्टी का स्लोगन क्या था? It advocated, ध्यान दो, स्वराज पार्टी एडवोकेटेड काउंसिल एंट्री। इसने एडवोकेट की कि हम काउंसिल में घुसेंगे, दैट मीन्स इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे और गवर्नमेंट को अंदर से खोखला कर देंगे। और हुआ क्या, 1923 प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, स्वराज पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया एंड इट गॉट एनफ सक्सेस। That means Swaraj Party got enough success in the provincial elections of 1923. अब इन्होंने क्या किया, इनकी लाइन क्या थी, इनका प्रोग्राम क्या था? To condemn the budget, to condemn repressive laws, to support the creative things, and ध्यान देना, to strengthen the nationalism। और क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीव द पोस्ट,
struggle with Gandhiji through satyagraha for freedom if situation is warranted to. और जब गांधी जी जेल से बाहर आए, he supported, गांधी जी ने भी क्या किया, he supported the program of स्वराज पार्टी, उसने भी स्वराज पार्टी के प्रोग्राम को सपोर्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, 1925 में ये सीआर दास जो था, सीआर दास, ही डाइड, ये मर गए, पार्टी का फाउंडर मर गया, पार्टी के मेंबर्स में डिफरेंसेस पैदा हुई। जब सीआर दास की मौत हुई, पार्टी के मेंबर्स में डिफरेंसेस पैदा हुई, इस पार्टी थोड़ी सी कमजोर हुई और 1926 इलेक्शंस में जब हिस्सा लिया, इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस। स्वराज पार्टी को उतनी सक्सेस 1926 में नहीं मिली एंड इट गॉट फिजल्ड आउट। और एक बात यहां याद रखेंगे कि गांधी जी 1924 की बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Gandhi ji became president of Indian National Congress only once, that too in 1924 in the Belgaum session. So Belgaum session of Congress 1924 was presided over by Gandhi ji. Gandhi ji became president of Indian National Congress only once, 1924 Belgaum session. और 1925 की बात करते हैं, it was for the first time that an Indian lady presided over the session of the Congress, and guess कौन थी? Sarojini Naidu. First Indian lady who became the president of Indian National Congress was Sarojini Naidu, 1925. Although 1917 का सेशन भी एक वुमेन ने ही प्रिजाइड किया था, but she was from Ireland, उसका नाम था एनी बेसेंट। ये स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी इस क्लास में इतना ही। टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम एंड पे ले जाएंगे। थैंक यू।